नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है माता कृष्णावंती कॉलेज पदमपुर के बीए प्रथम वर्ष के इतिहास की कक्षा में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में हम लोग काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी है। पिछली कक्षाओं में, विगत कक्षाओं में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं। उनका समय या शासनकाल केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अशोक मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य की कड़ी है। उन्होंने कोई ऐसा विशेष कहा जाए तो बस ये था कि उन्होंने अपने उस राज्य को संभाल कर रखा कि जो आगे किसी प्रकार से पतन की ओर नहीं गया। उसके बाद बिंबिसार के बाद यदि कोई आता है तो वो आता है अशोक महान। अशोक की बात करें तो अशोक को महान एक सम्राट कहा जाता है। अशोक को क्यों महान कहते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अशोक को राज्य कैसे मिला। प्रस्तावना में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं, और बिंदुसार के दो पुत्र तो कई थे उनके, लेकिन दो मुख्य पुत्र, एक सुसीम और एक अशोक थे। सुसीम जो कि बड़ा था और अशोक छोटा था। अशोक की माता का नाम धम्मा माना गया है, कई अलग अलग महाग्रंथों में धम्मा माना गया है। और कई अशोक का जो प्रारंभिक जीवन था वो लगभग बहुत अच्छा ही था, इतना कष्ट का जीवन नहीं था उसका। राजपुत्र था तो स्वाभाविक सी बात है। अब अशोक का प्रारंभिक जीवन ऐसा था, उसकी माता का नाम था दम्मा, और इसीलिए वो शुभांगी नाम भी था उसकी माता का। कहीं कहीं दिव्य अवदान में, इन बौद्ध ग्रंथों में इन चीज़ का पता लगता है। और उसके बाद बात करें उसके शासन रोहण की, तो अशोक का जो सिंहासन रोहण था वो 269 के करीब ईसा पूर्व में उसने सिंहासन ग्रहण किया था। अपने पिता की मृत्यु के शायद 4 या 5 साल के बाद वो राजगद्दी पर बैठा था। अब इसके अलग अलग कई कारण बताए जाते हैं कि वो इतने समय बाद गद्दी पर क्यों बैठा या राज्यारोहण क्यों किया, लेकिन कोई विशेष इसका निश्चित नहीं बता पाता कोई भी इतिहासकार इस चीज़ को। वैसे तो कई धर्म ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 यानी कि 99 भाइयों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद वो राज्य गद्दी पर बैठा था, लेकिन ऐसा भी कहीं विशेष नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि महाराजा अशोक आखिर महान अशोक कैसे बने। अशोक को महान कहे जाने के कई कारण हैं। जैसे अशोक एक विजेता के रूप में, देखिए महाराज अशोक ने कई विजय प्राप्त की थी। उनके साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार था। अशोक एक महान विजेता हैं तो कैसे हैं? अशोक ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की थी। इससे पहले तक उत्तरापथ की बात करें, उत्तरापथ में कोई भी ऐसा विशेष नहीं था जो उत्तर भारत की तरफ गया हो, जो इतने ज़्यादा क्षेत्र में राज किया हो जिसने। लेकिन अशोक ने कश्मीर में, ये कलहण की राज तरंगिणी से पता लगता है कि अशोक ने कश्मीर पे विजय प्राप्त की थी। दक्षिण पथ की बात करें तो कलिंग तक उसने विजय प्राप्त कर ली थी, और कलिंग उस समय में सबसे प्रभावशाली राज्य होता था। कलिंग ही वो युद्ध था जिसके हो जाने के बाद अशोक ने युद्ध नीति को पूरी तरह से त्याग दिया था। उसकी इस नीति को त्यागने का मुख्य कारण था उस युद्ध में हुआ नरसंहार। कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर के सैनिक उसमें मारे गए थे, और उनके इस नरसंहार को देखने के बाद ही अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था। तो इसलिए वहाँ तक, क्योंकि कलिंग उस वक्त ऐसा राज्य था जो बहुत ही सक्षम, सभी प्रकार से संपन्न और एक शक्तिशाली राज्य था, जिससे अपने राज्य में मिला लेने का मतलब था कि दक्षिण विजय प्राप्त कर लेना। तो इसीलिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। अब कलिंग हो गया, कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद ही
उन्हें इस चीज़ का भान होता है, वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं और उसकी शांति व्यवस्था जो राष्ट्र निर्माण में ज़रूरी थी उसको अपना देते हैं। अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो अशोक का साम्राज्य इतना विस्तृत था कि अफ़गानिस्तान से लेकर के और बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से लेकर के और ये कलिंग तक पूरा का पूरा एक छत्र राज्य यानी कि साम्राज्य कह सकते हैं, पूरे भारतवर्ष को कह सकते हैं, जो कि उसके राज्य में सम्मिलित था। तो वो वाकई एक महान राजा थे। एक राष्ट्र को एक करने का काम उन्होंने किया। यदि कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य के बीच में यदि बिंदुसार जी नहीं होते तो शायद भारत का नक्शा कुछ अलग ही तरह का हो सकता था। चलिए बात करते हैं उनके अशोक को महान कहे जाने के दूसरे पॉइंट की कि अशोक एक कुशल शासक के रूप में। कुशल शासक वो इसलिए थे क्योंकि एक छत्र तक राज्य करना पूरे इतने बड़े भारतवर्ष पर अपने आप में ही बहुत बड़ी उनकी योग्यता को प्रदर्शित करता है। अशोक के राजनीतिक आदर्शों में आध्यात्मिक भावना, मानवता का दृष्टिकोण, ये सब इसके अंदर विद्यमान थे। अशोक के प्रशासन में प्रजा का हित सबसे सर्वोपरि होता था। अशोक के शासन के रूप में अगर बात करें तो उसका शासन केंद्रीय शासन था और उसके बहुत से प्रांतीय शासन भी। देखिए, केंद्रीय शासन वो हो गया जिसमें पूरी की पूरी सत्ता ही केंद्र के पास हो, और प्रांतीय शासन ये हो गया जिसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया हो, अलग अलग लोगों तक शक्तियाँ पहुँचाई गई हो। इसी प्रकार अशोक के कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हुआ करते थे। ठीक है, मैं इसकी भी PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप किसी प्रकार से भी चिंता ना करें, आपकी ये PDF आपको प्राप्त हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के ही नोट्स ही बनाइएगा और फिर एग्ज़ाम के वक्त वो आपके बहुत काम आएंगे। तो इसका जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है वो है अशोक एक मानव सुधारक के रूप में। तो महान अशोक जो थे, मानव तो थे ही ना, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ का आ जाना कि किस प्रकार से इतना वो हो रहा है। अपन बात करें तो भी इतना संहारक हो रहा है ना, इतना ज़्यादा नरसंहार हो गया, इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसको वो अपने आप को उसका दोषी मानते थे। ऐसा सोचकर ही उन्होंने आगे बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जिससे कि आगे वो शांति के अग्रदूत के रूप के अंदर जाने जाते हैं। अशोक एक मानव सुधारक के रूप में इसीलिए कि अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य बहुत अच्छे हुए थे। उन्होंने बहुत से लोक कल्याणकारी किए थे। पंचवर्षीय, त्रिवर्षीय दौरों के विधान उन्होंने कहे थे, क्योंकि उन्होंने जो 16 वो लिखे थे, शिलालेख लिखवाए थे, उन शिलालेखों के अंदर भी इस चीज़ का वर्णन था कि जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सारे जा कर के राज्य में अलग अलग दौरा करेंगे और लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे। लोक कल्याणकारी मतलब लोक कल्याणकारी कार्य ऐसे थे कि सड़कों के किनारे पर उन्होंने बहुत से पौधे यानी पेड़ पौधे लगाए थे। बहुत से बात करें तो औषधालय खोले थे, कुएं बनवाए थे, सड़कें बनवाई थी और न जाने कितने ही ऐसे कार्य जो लोक कल्याणकारी थे उन्होंने करवाए थे। सार्वजनिक विषयों की जानकारी प्राप्त इनके जो होते हैं, इनके शिलालेख वगैरह उनसे प्राप्त होती है। इनके सार्वजनिक कैसे विषय थे इनके, जिनकी जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है, उन शिलालेखों से प्राप्त होती है। दंड विधान में सुधार, सामाजिक सुधार, तो ये कुछ ऐसे सुधार थे जिसकी वजह से उनके लोक कल्याणकारी होने का पता लगता है। ठीक है, धर्म विजेता के रूप में। अब धर्म की बात करें तो उनका कोई क्या धर्म था? फिलहाल राजा होने के नाते उनका एक राष्ट्र ही उनका धर्म होता था। साम्राज्य विस्तार करना, किसी प्रकार से भी अपने राज्य को सुदृढ़ करना ही उनका मुख्य होता था। तो लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म को विशेष मानते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया और उस धर्म की शांति की जो व्यवस्था थी वो स्थापित करने में बहुत मदद की। बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में बात करें तो उन्होंने बहुत सी बौद्ध धर्म को अपनाया था और बहुत सी धर्म की यात्राएं की थी। अहिंसा को मानने वाले वो पहले ऐसे राजा थे जो अहिंसा का पालन किया करते थे। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धर्म की लिपि का उन्होंने वर्णन किया है। दिव्य रूपों का प्रदर्शन, यानी कि ये दिव्य रूप महात्मा बुद्ध के हैं। विहारों और स्तूपों का निर्माण, विहार और स्तूप जो हैं वो बौद्ध धर्म के लिए ही बनवाए गए थे।
धर्मानुशासन, धर्म के अनुसार, धर्म के अकॉर्डिंग अपना अनुशासन रखना, धर्म के अकॉर्डिंग ही किसी प्रकार से अनुशासन में रह करके और धर्म के अकॉर्डिंग अपने राज्य को चलाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। पाली भाषा का प्रयोग अपने जितने भी उन्होंने जो लिखवाए थे शिलालेख, उनमें पाली भाषा का उपयोग किया गया था। लोकहित के बहुत से कार्य किए गए थे। सबसे बड़ी बात, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। हम लोग पिछले पढ़ के आए हैं। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय हुई थी और तीसरी महाराज अशोक के समय हुई थी। इस समय मोगली पुत्र तिस ने विनय पिटक और जो 3 पिटक थे उनको इकट्ठा किया था, उनका एक तरह से संपादन किया था। धर्म प्रचारकों का संगठन, धर्म प्रचारकों यानी कि धर्म के अलग अलग स्थान पर जाकर, यानी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए, जैसे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और इनकी पुत्री थी उनको भेजा था श्रीलंका के अंदर धर्म के प्रचार के लिए। तो इन्होंने कई जगहों पर अपने जो धर्माधिकारी थे या पुत्र थे पुत्री थी उनको भी धर्म प्रचार के लिए भेजा था। कला का महान संरक्षक है, बहुत से भवन निर्माण करवाए, स्तूप निर्माण करवाए, गुफाएं बनवाई, पाषाण स्तंभ यानी कि शिलालेख वगैरह इन्होंने काफ़ी बनवाए थे। तो इसलिए इनको बहुत से इनकी कला के प्रति इनको काफ़ी याद किया जाता है। विश्व शांति का अग्रदूत, अब भी युद्ध नीति का इन्होंने त्याग कर दिया था और सभी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को इन्होंने अपना लिया था। इसलिए विश्व शांति के लिए भी इनका सबसे बड़ा माना जाता है योगदान। राष्ट्र निर्माता, अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्र निर्माता में ये है कि राष्ट्र निर्माता पूरे राष्ट्र को एक बनाने में इनका मुख्य योगदान रहा था। आप चाहें तो इसका भी, इस लिखे हुए का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्र निर्माता से मतलब है कि पूरे भारत को एक छत्र राज्य के रूप के अंदर निर्माण कर देना। पहले तक इनके समय से पहले तक राज्य अलग अलग विभागों में, अलग अलग राज्यों के रूप में, अलग अलग राष्ट्र के रूप में विभक्त था, लेकिन इनके अशोक के प्रयासों से ये सारा का सारा एक हो गया। पूरा भारत अब एक छत्र राज्य के रूप में कार्य करने लगा था। अशोक के मूल्यांकन की बात करें तो अशोक का मूल्यांकन ये है कि अशोक बहुत ही महान राजा थे और अशोक के समय में राज्य के अंदर बहुत साम्राज्य विस्तार हुआ। बहुत ही इनका साम्राज्य जो है अत्यधिक ऊर्जावान रहा, संगठित रहा और जिससे कि मौर्य साम्राज्य फल फूल सका। अब हम नेक्स्ट कक्षा में इसकी PDF आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इससे संबंधित जो भी PDF है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको ग्रुप में इसे डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो PDF है वो आप ले लेना और उसके बाद आप इसको नोट्स बनाना और नोट्स बना करके इस विषय पर अच्छे से गहन अध्ययन करें, ताकि आपका ये प्रश्न किसी भी प्रकार से छूट ना जाए, किसी प्रकार से रह ना जाए, ठीक है। धन्यवाद।